हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम करेंगे यूथ पब्लिकेशन का। ये आपका मिडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का जो आपका यूथ पब्लिकेशन बुक है आपका एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया। ठीक है, उससे पहले मैंने हाइलाइट्स करा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, और काफ़ी अच्छी बुक है ये। ठीक है, आपके बिहार के एग्ज़ाम के लिए जो भी अपने एग्ज़ाम देना है, ये बीपीएससी और बीएसएससी सभी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये आपका चैप्टर वाइज है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज देखते हैं आपका मिडिवल हिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, ये आपका मिडिवल हिस्ट्री है, ये 12 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, और ये आपका एक ही वीडियो में देखेंगे 12 पार्ट्स हैं जो। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका पहला पार्ट है दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे, क्योंकि ये क्या करता था, पैसों का ये दान देता था, लाखों पैसों का दान, इसे लाख बख्श बोलते थे। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक माना जाता है। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक था, और लाहौर को राजधानी बनाया था इसने। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, लाहौर, अभी बताया था। नेक्स्ट है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका गुलाम था। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत ने शासक के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमी का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन बी, ये इल्तुतमिश ने करवाया था। तो देखिए, कुतुब मीनार के पास हौज ए शमी का निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, हौज ए शमी का मतलब एक तालाब था जिससे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश के शमी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज ए शमी नाम दिया गया। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश था ही था। और ये क्या था, इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, और इसने क्या किया, इक्तेदारी प्रथा को स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसने क्या किया था, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया था। देखिए, कुतुब मीनार जो स्टार्ट किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसे निर्माण जो पूरा कराया था तो इल्तुतमिश ने कराया था। और ये क्या था, दिल्ली में पहला मदरसा जो था, मदरसा ए मुज़्ज़ुई की स्थापना की थी। इसके शासनकाल को दारुल इस्लाम का भाग माना जाता है। और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश शासक था, तो ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश का। अगला देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम जो सूबेदार नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, मालिक जानी। ठीक है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन वाला बता दे रहा हूँ, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। इक्तिदारी प्रथा प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, मुगल जो मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये इल्तुतमिश है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किस द्वारा पूरा कराया गया था? तो देखिए, पूरा आपका इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। स्टार्ट जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, फिर भी इसके बाद कुछ मंजिल उसकी बनती रही थी। ठीक है, आगे वाले जो राजा थे। नेक्स्ट है, विग्रह जो चतुर्थ ने अजमेर की जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर एक, कॉलेज का। ठीक है, नेक्स्ट है, ये अरुणराज का पुत्र था, विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने अजमेर के एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। और माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया था, और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया, मतलब 2.5 दिन में किया गया था। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर एक, मस्जिद है। ठीक है, नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के, टंका, शसगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते हैं? तो ये आपके चांदी और तांबा के बने होते हैं। ठीक है, और ये दोनों सिक्के जो होते हैं इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित होते हैं, और जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टक्का जो था, चांदी का सिक्का आपका ये शसगनी, और चांदी का सिक्का आपका फिरोज शाह तुगलक ने। बाकी टका और जीतल का अनुपात 1:48 था, 1:48। वह प्रथम सुल्तान था जिसने सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। ठीक है, नेक्स्ट, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। ठीक है, इस क्योंकि तो वो क्या थी, उच्च वर्ग को जो स्त्री शासन नापसंद था। ठीक है, और वो स्त्री थी इसलिए। तो इसने क्या कहते 4 साल राज किया था इसने केवल। ठीक है, और इसने क्या कहते राजधानी जो दिल्ली थी उसमें प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी जिसने बागडोर संभाली थी। और ये अमीर ए शिकारी की पदवी बलबन को इसी काल में मिली थी। ठीक है, और जो रजिया सुल्तान की जो थी वो आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, और इसकी कोई संतान न होने के कारण इसे वहाँ से हटा दिया गया था, और बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर डी, ये रजिया सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के इस सिद्धांत या थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ये बलबन। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए, इसका नाम पूरा था गयासुद्दीन बलबन। शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। और ये बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने सल्तनत पर 1265 से 1287 तक शासन किया।
और बलबन ने नवीन सांचे डाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण इसका जो उसका अस्तित्व अद्वितीय है। ठीक है, इसने कहा था बलबन ने। ठीक है, उसने सिजदा और पैबोस की परंपरा को लागू किया था। पारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ किया था। उसकी शासन व्यवस्था को रक्त एवं लौह की नीति का कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बर्नी के अनुसार बलबन का राजस्व सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था। बलबन के ही समय तुगलक खां का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है किसी दिल्ली सुल्तान ने रक्त लौ की नीति अपनाई थी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस, ये तो आपका बलबन है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये सब किसने कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ये जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान ने सिजदा और परंपरा को प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर बी ये था बलबन। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं 22 40 ग्रुप या ग्रुप ऑफ 40 की शक्ति किसने तोड़ा था, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए बी वाला बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट है तुगलरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो ऑप्शन नंबर ए बलबन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है देखते हैं खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश में देखिए बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था कि दीवानी रियासत नाम से जाना जाता था, जो आपका एक बाजार था। ठीक है, और इसका प्रधान जो था सदर रियासत कहा जाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया था। इसे सहानी ए मंडी कहा जाता था और योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, नेक्स्ट खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये आपका जलालुद्दीन खिलजी था। और इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और ये 1290 में कैकुबाद उत्तराधिकारी शासक जो था कैकुबाद हत्या कर क्या किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, जो आपके बलबन था। बलबन आपका जो तुगलक वंश का संस्थापक था, तो उसका जब हत्या की थी तो जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी जगह पे अपना एक नया शासन स्टार्ट किया था खिलजी वंश का। ठीक है, और फिर इसकी जो हत्या की थी उसके भतीजे ने कर दी थी। खिलजी ने भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की थी। ठीक है, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, ये क्या करता था कि युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ना भेज दें, इसकी रोकथाम के लिए क्या करता है अलाउद्दीन ने सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। दीवाने आरिज जो है आपका सैनिकों का हुलिया रखता था। इसी प्रकार घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी और आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में साम्यता रखता था। अलाउद्दीन ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया था। अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजा में सबसे पहले वित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो अलाई दरवाजा है किसका निर्माण सुल्तान ने करवाया था, तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके प्रारंभ हुई थी, किसने प्रारंभ की थी, तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट बाजार नियंत्रण केंद्र के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट स्थापत्य कला में गुम्बद को आधार बनाने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किसने किया था, तो ऑप्शन बी अलाई दरवाजा। ठीक है, किस में किया तो अलाई दरवाजा ने किया था। देखिए किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा दिया था किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट है पद्मनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये आपका ये पद्मनी जो थी राणा रतन सिंह की पत्नी थी और जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन जो था चित्तौड़ पर आक्रमण कर पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था। 12 मासा ग्रंथ की रचना जो थी मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, ये आपका राणा रतन सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रानी पत्नी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो प्रसिद्ध सेनापतियों ने जिसमें मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर ए जफर खान। ठीक है, तो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खान और इसके मंगोलों के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए थे कि उसी रात 30 कोस पीछे हट गए थे, वापस चले गए थे। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ठीक है, अलाउद्दीन द्वारा क्या होता द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया था। इसके वर्णन के अनुसार अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था और अलाउद्दीन ने खूत व मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया था और जिससे उसकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगी। अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, ऑप्शन डी मलिक काफूर। ठीक है, अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए रामचंद्र देव था। ठीक है, नेक्स्ट है किसने खूत और मुकदमों की इस हद तक पदावनत कर दिया था कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़े,
तो ऑप्शन नंबर देखिए ये बी वाला अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए बी वाला अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ऑप्शन नंबर देखिए ये बी वाला अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो नहीं पूछा क्या इसमें? देखिए आपका ये खश्म नहीं करता है, खराज आपका उस हो गया और मुक्ति हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, खश्म जो होता था वो लूटा हुआ धन होता था और इस धन का 1/5 भाग राजकोष में और 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन काल जो तुगलक थे ने लूट के धन का 4/5 राजकोष में जमा किया था और शेष 1/5 सैनिकों को दिया था। तो ये उन्होंने उल्टा किया और ये भूमि का उत्पादन कर नहीं था, ठीक है। खराज जो था गैर मुसलमानों से लिया जाता वाला कर रहा, ठीक है। ये उपज का 1/3 से 1/2 तक वसूला दिया था। खिलजी शासक की हत्या करके जो खिलजी वंश जो था नसीरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान का पहला शासक बना जो भारतीय मुसलमान था, ठीक है। A.L. श्रीवास्तव ने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसे धर्म के राज्य के अधीन लाने का और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनने का श्रेय जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वह प्रथम मुस्लिम जो सुल्तान था भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऊपर में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे दिए खिलजी शासक की हत्या करके नसीरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली का सुल्तान बना था जो पहला शासक था और भारतीय मुसलमान था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था इसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से राज्य को ऐसे घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये सब किसने लिखे? तो ऑप्शन सी LA आपके श्रीवास्तव है, ठीक है। अब देखते हैं तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन डी ये दौलताबाद, ठीक है। और इसे MBT शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। और 1327 में ये दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। इसने पीछे उसका तर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाना चाहिए जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कुशलता से शासन करने में मदद करे, ठीक है। और ये अब देखिए इसने शासनकाल इसका था 1325 से 1351 तक। इवन बताता कि जो पुस्तक है रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर प्रकाश डालती थी, ठीक है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना की थी और अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव व अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए वाला मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल को विषय पर इबन बतूता की रेला प्रकाश डालती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए मोहम्मद बिन ये तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट है जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट है अगला है जहांगीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? ठीक है, ये थी आपकी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ऑप्शन नंबर डी ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा देखा दीवाने बदगान नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी अनुवाद कराया था? तो ऑप्शन नंबर जी देखिए ये बी वाला दलाइल ए फिरोज शाही, ठीक है। नेक्स्ट है किस शासक ने मुसलमानों गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी ये था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट है इस तरीके के क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए थे, ठीक है। जिससे क्या होता उसके राजस्व में वृद्धि हुई और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए एक रोजगार अफसर दफ्तर की स्थापना कराई थी और गरीबों के सहायतार्थ एक खैराती अस्पताल जिसे बोलते दारुल सफ़ा की स्थापना कराई थी। दारुल सफ़ा याद रखिएगा। फिरोज शाह के ये शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहरों के बारे में बहुत पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है?
तो ये ऑप्शन बी, ये खैराती अस्पताल है, फ्री हॉस्पिटल बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह ने, ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है इसमें सैयद वंश। तो सैयद वंश को देखते हैं। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश, ठीक है। देखिए ये आपका लेखक है याहिया बिन अहमद। तो इसने तारीख ए मुबारक शाही की ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। और ये आपके सैयद वंश के सबसे योग्यतम जो मुबारक शाह था उसके समय से प्राप्त था। और ये ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। और फरिश्ता के मुबारक शाह के विषय में लिखा है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन समाप्त हो गया, ठीक है, स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। नेक्स्ट देखते हैं, आपका यहाँ से लोधी वंश स्टार्ट होता है, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, ये बहलो लोधी ने, ठीक है। और ये देखिए 1451 में बहलो लोधी ने स्थापना की थी। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी से 1526 तक शासन किया था। आगरा शहर की स्थापना जो सिकंदर लोधी ने कराई थी, ठीक है, और 1504 में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, सिकंदर लोधी। तो ये सिकंदर लोधी ने ये आपका आगरा बताया था। और ये लोधी जो था दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को वर्ष 1504 में राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, अब विविध इसका देखते हैं सल्तनत काल का। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए वाला देखिए, गांव के सरपंच के द्वारा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ये जो गांव का सरपंच होता था ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था। इससे पारिश्रमिक प्राप्त करते थे, ठीक है। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के कारनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी है, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा, ठीक है। और ये मुगल बादशाह अकबर के काल का एक आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से ये ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है, ठीक है। देख सकते हैं, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। तो ये इसने क्या किया था? अपने बेटे राजकुमार नसीरुद्दीन महमूद की याद में मदरसा ए नासिरिया की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। देखिए ये एक काव्य ग्रंथ है, ठीक है। और जयदेव का जन्म हुआ था उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक ग्राम में हुआ था। गीत गोविंद जो है इसमें श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ रासलीला और राधा का विवाह वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालभ वचन और कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठता और राधा की शकी, राधा के विरह संताप का वर्णन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो ये आपके पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। तो पहले तो ये जीते थे 1191 में, लेकिन 1192 में ये पृथ्वीराज चौहान और ये साबुद्दीन मोहम्मद गौरी से मध्य लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें ये हार गए थे, ठीक है। इसमें मुसलमानों की विजय हुई थी, राजपूतों की हार हुई थी। नेक्स्ट, गजनवी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है 1026 ईसा पूर्व में। तो ये आपका इसने प्रथम आक्रमण किया था 1000 में, ठीक है। और सीमावर्ती राज्यों पर किया था। दूसरा आक्रमण क्या किया? हिंदू शासक थे जयपाल, उसके विरुद्ध किया, इसमें वो विजयी रहा था। फिर महमूद का उल्लेखनीय आक्रमण जो था गुजरात के समुद्र तट पर था और सोमनाथ या सोमेश्वर मंदिर था 1025 से 1026 के मध्य। और उस समय वहाँ का राजा भीम प्रथम था, तो इसने खूब लूटपाट की थी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है बहमनी राजवंश। तो बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट इसका देखिए, ये इसका पूरा नाम था, मूल नाम हसन गंगू था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी इसे, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और बाद में उसका नाम एहसानाबाद रख दिया। और उसका जो प्रतिनिधि राज्य था विजयनगर, उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर है दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर गोलकुंडा से, ठीक है। तो देखिए दक्कन, ये आपका जो गोलकुंडा अहमदनगर राज्य में भी था इसका जो विस्तार, ठीक है। राग माला के चित्रों का चित्रांकन दक्कन चित्रकला शैली में विशेष रूप से किया जाता है इसका। तो दक्कन चित्रकला शैली के महान संरक्षक अली आदिल शाह थे, ठीक है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्थापना हरिगर और बुक्का ने की थी, ठीक है। तो देखिए इसमें 1336 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके पिता जो संगम के नाम पर उनका वंश जो था संगम वंश कहलाता था। विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य का तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण की शिक्षा ली थी, सायण की। और बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय विजयनगर का शासक बना, इसके जिसने बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीना था। और आगे चलकर देवराय द्वितीय शासक बना, जिसने शासनकाल में फारसी यात्री जो अब्दुल रज़ाक था विजयनगर की यात्रा पे आया था। तो ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? देखिए 60 से 62 में पूछा गया, बहुत पूछा जाता है, देवराय द्वितीय के काल में। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बैमनियों से गोवा को छीना था? तो ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे किसके? तो ऑप्शन नंबर सी ये बाबर के समकालीन थे। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया था, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य थे, बंगाल, मालवा, दिल्ली, बैमनी और गुजरात, और 2 हिंदू राज्य थे, मेवाड़ और विजयनगर। ठीक है, तो इसमें विजयनगर शासक कृष्णदेव राय था। ठीक है, नेक्स्ट है जो बाबर का समकालीन था, और बाबर ने उसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था उस समय। ठीक है, विजयनगर कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, और विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान है इसका। नेक्स्ट विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह कौन था? तो कृष्णदेव राय था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट विजयनगर ने राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह। ठीक है, नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला? तो ऑप्शन नंबर सी ये हम्पी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी। ठीक है, और ये मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राजधानी थी, और यहाँ के खंडहरों से देखने जब ये सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी में एक समृद्ध सभ्यता निवास करती थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख आधार भू राजस्व था, जिसे शिफ्ट कहा जाता था। ठीक है, और 1565 में विजयनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर द्वारा निर्मित संघ के बीच तलिकोटा या राक्षस तंडी का युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व। नेक्स्ट है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी ये तलिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ठीक है, नेक्स्ट है अब देखते हैं 15वीं और 16वीं सदी में जो आपके धार्मिक आंदोलन हुए। देखिए निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ऑप्शन नंबर सी ये चिश्ती के थे। ठीक है, और इनकी जो दरगाह देखिए यहाँ पे देखिए निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। बाबा फरीदुद्दीन गज ए शंकर के शिष्य थे, इनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट है 10वें सिख गुरु का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी ये गुरु गोविंद सिंह है, और गुरु गोविंद सिंह 10वें, और इनका जन्म जो होता है पटना बिहार में होता है, और खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। भक्तिकालीन संत चैतन्य जो उनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी विशंबर। ठीक है, तो भक्तकालीन जो संत है चैतन्य, इनका नाम बाल्यावस्था में था, जिनका नाम निमाई था। ठीक है, और शिक्षा पूर्ण करने के बाद उपरांत उन्होंने विद्यासागर की उपाधि दान की थी, और ऐसा माना जाता है चैतन्य ने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है किसने भारत में सूफी चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन नंबर सी मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो ये देखिए आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1145 में पूर्वी पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था, और इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। 2 प्रमुख शिष्य इनके शेख हमीउद्दीन नगौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इनकी दरगाह आपकी अजमेर शहर में। ठीक है, तो ये आपके मोइनुद्दीन चिश्ती है, और एक निजामुद्दीन औलिया है, उनकी जो दरगाह वो दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट है सूफीवाद किससे घनिष्ठ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी ये इस्लाम से। तो सूफीवाद देखिए ये ईश्वर की प्राप्ति इनका ये सिद्धांत है, और इसमें हिंदू या मुसलमान से भेद किए बिना ईश्वर से प्रेम, उनकी प्रार्थना और उपवास अनुष्ठानों के मध्य ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया गया। नेक्स्ट है उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत और उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए इब्नुल अरबी। देखिए इब्नुल अरबी ने वहदत उल वजूद सिद्धांत की सूफी मत में प्रतिपादित किया था, और ये देखिए परमात्मा के एकत्व सिद्धांत से उत्पन्न हुआ था, और इसके अनुसार ये ईश्वर एक है और वह संसार की समस्त वस्तुओं के पीछे। आगे चलकर शेख अहमद सरिंदी ने इब्न उल अरबी के सिद्धांत का खंडन किया था, और इसके स्थान पर वहदत उल शहूदी प्रत्यक्षवादी जो दर्शन है उसका सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है आपका देखिए अनहलक जो का अर्थ है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी मैं खुदा हूँ। ठीक है, अनहलक अर्थात मैं खुदा हूँ सूफियों द्वारा प्रयोग किया गया था, और पहला व्यक्ति मसूर बिन हल्लास था जिसने स्वयं को अनहलक घोषित किया था, और इसी कारण 10वीं शताब्दी में उससे फांसी दे दी गई थी, और मशहूर अल हल्लाज ने सूफी की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना की थी। नेक्स्ट है उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी धार्मिक ध्येयों में। तो ये मध्यकालीन में उर्दू भाषा विकास सूफी संतों व भक्ति संतों द्वारा किया था, जिन्होंने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए भाषा का माध्यम बनाया। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि की शब्दावली मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायी द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो ये देखिए आपके औलिया जो है उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही यानी ईश्वर के प्रेमी माने जाते हैं। ठीक है, और ये भारत में चिश्ती संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार हुआ है। इनका जन्म 1536 में बदायूं में हुआ था, और ये बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ऑप्शन नंबर सी ये चिश्ती के थे।
नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया था एक, तो ऑप्शन नंबर बी सूफी संत, ठीक है। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो ऑप्शन नंबर ए सुहरावर्दी संप्रदाय। तो ये देखिए अब सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार भारत में सर्वप्रथम किया था उन्होंने, और ये जो था सिलसिला स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में किया था, और उसके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी इसे भारत ले आए थे। और सुहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान में था। चिश्तियों के विपरीत सुहरावर्दी संत धन संपत्ति राजकीय संरक्षण के महत्व देते थे, और बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो। और 13 में देखिए मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी वाला। और 2 और 4 देखिए विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 और 4 सही है, ठीक है। तो ये बिहार शरीफ जो था विद्या और धर्म का प्रमुख केंद्र, और ये विद्या केंद्र औदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित था, जिसे नरेश पाल गोपाल तथा देवपाल अथवा देवपाल इनके 2 भी हो सकते हैं नाम के, ठीक है, एक बौद्ध विहार के रूप में स्थापित किया था। और यहीं पर सूफी संत जो सरफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए थे। तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और यहाँ पर चिश्ती सिलसिले की स्थापना की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनका मुख्य केंद्र जो था अजमेर में था, ठीक है, तो उनकी दरगाह भी अजमेर में। और मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह और सुहरावर्दी संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, किंतु सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो था और शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। और कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस थे। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी नैनार कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें इनकी संख्या जो है 63 बताई गई, और भक्ति गीतों को देवारम संकलन कहा गया है। विष्णु के संतों को अलवार कहा जाता है, और इनकी संख्या 12 है, ठीक है। जो देखिए शैव के जो संतों को बोलते हैं नैनार, और आपके जो वैष्णव के हैं तो उन्हें अलवार बोलते हैं। और प्रमुख नैनार इस संत कौन से, समंदर अय्यार सुंदर मूर्ति और नंबी अंडार प्रमुख अलवार देखिए नम्मालवार मधुर कवि अंडाल कुलशेखर। तो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप एक बार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे कबीर ने सगुड़करी भाषा का, और संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा का, गुरु नानक ने पंजाबी भाषा का, और उन्नयन ने सराहनीय योगदान दिया, ठीक है। नेक्स्ट है मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर बी योगिनी कौल। देखिए आपके ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ और मचिंद्रनाथ ने किया था, ठीक। इस संप्रदाय में शिव को आदि मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। मत्स्येंद्रनाथ ने अपने ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय और अकुल वीर तंत्र में इस संप्रदाय के साथ चर्चा की है। 11वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का प्रचार गोरखनाथ ने किया था। नेक्स्ट है निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी ये कबीर थे, ठीक है। देखिए ऑप्शन इन्होंने 15वीं शताब्दी में भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे, और वे साहित्य के भक्तिकालीन गुण के ज्ञानश्रयी जो विचारधारा निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि थे। इस प्रकार कवि दास निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे, और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। तो ये समकालीन ज़्यादा पूछता है। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन संतों में कौन कृष्ण का आधारक नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए कबीर नहीं थे। बाकी मीराबाई चैतन्य और सूरदास इन्होंने इनकी संतुति की थी, ठीक है। और आपके देखिए हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन ज्ञानश्रयी जो निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपके कबीरदास जी है, ठीक है। बाकी ये सब कृष्ण के आराधक थे, ठीक है, इन्हें मानते थे मीराबाई चैतन्य और सूरदास, ठीक है। नेक्स्ट है भक्तिकालीन संत जो चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी विशंबर, ठीक है। और इनका जन्म जो था पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में होता, और इनके गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी ये पटना में हुआ था, ठीक है। और ये देखिए 22 दिसंबर 1666 में हुआ था, और 1699 में इन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के पद को समाप्त करते हुए घोषणा की थी इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। अब गुरु ग्रंथ साहिब यानी सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, उसी को अब गुरु के रूप में पूजेंगे। नेक्स्ट है 10वें सिख गुरु का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है खालसा पंथ का गठन किसने किया, तो ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह ने। वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट थे इसका देखिए जो महाराष्ट्र के पड़रपुर नामक स्थान से हुआ था, और वारकारी संप्रदाय के अनुयायी विठोबा की पूजा भगवान के रूप में करते हैं। इस संप्रदाय की सदस्यता के लिए जाति के आधार पर कोई बंधन नहीं है, ठीक है। इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी और
अमृतानुभव, हरिपाठ आदि जैसे ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य और प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। ठीक है, देखते हैं कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ये औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने अपना राज्य जो अभिषेक था अबुल मुजफ्फर मोहिद्दीन मुजफ्फर और औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 में क्या रहता है। इनका एक अन्य नाम जिंदा पीर भी है। ठीक है, और इसने क्या किया 1658 से 1707 तक ये रहा था। ठीक है, और इसने 4 पुत्र थे इसके, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद। और शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर ये शाहजहाँ के थे। ठीक है, और ये तीसरे इनके बीमार होने पर क्या होता 1658 में उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होता और शामूगढ़ के मैदान में दारा शिकोह औरंगजेब के बीच युद्ध होता। औरंगजेब ने विजय प्राप्त की। उसके बाद औरंगजेब ने 1658 में शाहजहाँ को आगरा किले में बंदी बना दिया था। नेक्स्ट है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करके दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, शेर खान। तो देखिए शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसी हो जाएगा, पानीपत का द्वितीय टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है। ठीक है, बाकी हल्दीघाटी का ये महाराणा प्रताप अकबर के बीच में, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो देखिए ये जो आपका द्वितीय युद्ध हुआ था 1565 में, ये हेमचंद्र या विक्रमादित्य हेमू बोलते हैं, अकबर और अकबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें अकबर हेमू को पराजित किया था, अकबर ने हेमू को पराजित किया था। नेक्स्ट है देखते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। इसमें देखिए हुमायूं की पत्नी जो मुख्य संरक्षक रानी बेगम यानी हाजी बेगम 1569 से 70 में बनाया था और फारसी वास्तुकारों द्वारा ये डिज़ाइन किया था। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपके औरंगजेब। ठीक है, 1658 से 1707 तक। ठीक है, और बाबर का शासनकाल देखिए 1526 से 1530, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 और जहांगीर का जो था 1605 से 1627। नेक्स्ट है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी, ये बाबर था। ठीक है, इसने 1526 से 30 तक इसने शासन किया था 4 साल और इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी और इसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध बादशाह की उपाधि दान की थी। उदारता के कारण इसे कलंदर कहा जाता था। ठीक है, बाबर ने क्रमशः देखिए पानी का जो युद्ध था 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में होता। खानवा के बाद युद्ध में बाबर ने राणा संग्राम सिंह राणा सांगा को पराजित किया था और पानी के पद के युद्ध में बाबर ने अपनी जीत का श्रेय तुलुगमा पद्धति दी थी। ठीक, उसे उसी को दिया था। ठीक है, बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की और मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम मुबाइन था। ठीक है, देखिए मस्तरवीस या मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए, मुबाइन। नेक्स्ट पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी, ये तुलुगमा पद्धति थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में बाबर के युद्धों को क्रमबद्धता दिखा दीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। तो इसकी ट्रिक भी, पानी पिया, खाना खाया, चल लिया, घर गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, राणा संग्राम सिंह। नेक्स्ट है बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, तुर्की भाषा में। ठीक है, फिर इसका बाद में फारसी अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम देखना है। तो ऑप्शन डी होगा, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरिंद। ठीक है, तो देखिए इसमें देवरा का जो युद्ध हुआ था जौनपुर के योर अग्रसर हुमायूं की सेना महमूद लोदी की सेना के बीच, ये अगस्त 1532 में देवरा नामक स्थान पर हुई थी। इसमें जो महमूद की पराजय हुई थी। चौसा की युद्ध जो होता 26 जून 1539 में और हुमायूं शेरखा के बीच में होता और इसमें क्या था, गंगा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर होता। इसमें क्या होता, हुमायूं ने अपनी कुछ गलतियों के कारण ये हार गया था। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेरखा ने अपने को शेरशाह की उपाधि से सुशोभित किया था। ठीक है, और कन्नौज का युद्ध होता है बिलग्राम को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए 1540 में 17 मई 1540 को लड़ा गया था। इसमें क्या था, इसका जो भाई था हिंदाल और अस्करी भी थे इसमें। तो इसमें क्या, इसमें पराजय हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ रही। ठीक है, इसमें भी उससे पराजय मिली। अब नेक्स्ट होता है इसका सरिंद का युद्ध 1555 में, 22 जून 1555 और इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था और इनमें से हुमायूं को सफलता मिली थी। तो हुमायूं ने चुनारी दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन जो थी गुलबदन बेगम उन्होंने की थी। तो ये बहुत पूछता हुमायूं नामा किसने किया था। ठीक है, रचना किसने की थी। अब देखिए हुमायूं नामा की रचना यहाँ पर देखिए साफ पूछ दी है। ठीक है, बीपीएससी में। तो ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण पहली बार आक्रमण तो 1532 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये दिल्ली में। नेक्स्ट है
26 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी ये चौसा में हुआ था। और देखिए निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, देखिए इसने जो हजरत आला जो था चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद अपनाई थी। और 1529 में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, किंतु शेरशाह ने उसे परास्त किया। शेरशाह ने प्रशासन की इकाई के रूप में परगना का विकास किया। शेरशाह के बारे में आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि वह भारत का एकीकरण करने के बाद मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया का एकीकरण करना चाहता था। और एच.जी. की ने कहा है कि शेरशाह ने जितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है उतनी किसी भी सरकार ने नहीं दिया। ठीक है, इस्लाम शाह सूर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। नेक्स्ट, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 2 या 200 से 250 या 500 के बीच में इकाइयों में विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर डी इस्लाम शाह। नेक्स्ट देखिए ये पीपीएससी प्री में आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ टफ बन सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आ गए हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरी बुक कराने का मैंने जो बताया ना, तो पूरी बुक कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो ये सूरी के बारे में किसने कहा? तो ये एस.जी. की ने कहा। नेक्स्ट है, भारत के एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम आर.पी. त्रिपाठी के मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा गया? तो देखिए ऑप्शन में ये हो जाएगा बी वाला, और शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर देखिए ये हो जाएगा ए वाला, नुसरत शाह। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पे दफन है? तो ऑप्शन नंबर डी ये नालंदा में। नेक्स्ट है, ये कश्मीर के अंतिम मुगल शासक हैं यूसुफ शाह। ठीक है, तो इन्हें नालंदा, बिहार के नालंदा में दफनाया गया था, और इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित करने पर मृत्यु के उपरांत ही यही दफनाया गया था। और जो बादशाह अकबर ने इन्हें अपने सेनापति मानसिंह के सहायक के तौर पर 500 मनसब देकर नालंदा के बेसवक परगना में निर्वासित कर दिया था। ठीक है, मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सैनिकों की सुगमता में भर्ती करने हेतु मनसबदारी की व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, अबुल फजल रचित अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी। ठीक है, देखिएगा इसमें आईने अकबरी। और मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी, और महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा। ठीक है, और पद्मावत ग्रंथ को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी मुगल वंश के। तो पटाखे तो फूट रहे, लग रहा है ऐसा कि जो मैच है ना वो इंडिया जीत गई। मुझे पता नहीं, अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 25 नंबर देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी ये सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु। नेक्स्ट है, अकबरनामा के कितने खंड है? तो ऑप्शन नंबर देखिए ये बी वाले 3 खंड है। ठीक है, नेक्स्ट है, रजनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ऑप्शन नंबर बी महाभारत का। नेक्स्ट है, मध्यकाल के किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? तो ऑप्शन नंबर डी ये मुगल वंश की थी। नेक्स्ट है, पद्मावत किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड देखिए, ऑप्शन नंबर डी ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला देखते हैं, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल समद था। ठीक है, तो ये देखिए आपका अकबर के इसी अधीन चित्रकला के एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने अबू समद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था, और दसवंत और बसावन को अकबर ने काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। अकबर के ही काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश मुगल दरबार में हुआ था। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर के काल में हुआ था। जब्ती प्रणाली मुगलकालीन राजस्व की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसकी शुरुआत शेरशाह के काल में हुई मानी जाती है। अकबर के शासनकाल में कई बदलाव के बाद इसको अंतिम रूप से लागू किया था। नेक्स्ट है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ऑप्शन नंबर सी ये शेरशाह की थी। ठीक है, और दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ऑप्शन नंबर ए अकबर के। ठीक है, देखिए ये पूछा गया 60 से 62 बीपीएससी में। यूरोपीय चित्रकारी जो थी आपकी का प्रवेश किस दरबार में होता? ऑप्शन नंबर बी अकबर के। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अकबर को। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 1582 में अकबर ने दीन इलाही जो लागू किया था, जो क्या था? एक ऑप्शन में भी व्यवहार का संहिता थी। ठीक है, इसमें दीन इलाही जो है 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा ये
परिवर्तित एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें हिंदू इस्लाम धर्म थे, ठीक है, और दीन इलाही सही मायने में धर्म ना होकर एक आचार संहिता के समान था। इसमें भोग, घमंड, दोष और निंदा दोष लगाना वर्जित था। इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को अपनाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने अपनाया था। 1583 में अकबर ने नया संवत जो था इलाही संवत प्रारंभ किया था। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इस नीति के तहत अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त कर दिया था, ठीक है। अकबर ने इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, हुआ था जो 31 दिसंबर 1600 में हुआ था, ठीक है। मुगल काल में मदद ए माश विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुफ्त अनुदत्त भूमि थी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, ऑप्शन नंबर बी, विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। जितना भी ये डिटेल एक्सप्लेनेशन करा है ना, तो हर जगह इसके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, जो पिलग्रिमी में जो टेस्ट होता है, टैक्स, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी, ये अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर के काल में, ठीक है, 1600 में। नेक्स्ट है, सन 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, ये अकबर द्वारा। नेक्स्ट है, सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी, हकीम खां। तो देखिए 1576 में हुआ था ये युद्ध, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और इसमें क्या था, मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह, आसफ खां और मेवाड़ की सेना का जो नेतृत्व था महाराणा प्रताप कर रहे थे। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, एकमात्र मुस्लिम जो थे आपके हकीम खां थे, ठीक है। युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई थी। उसने भागकर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली थी। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को 1576 में मुगल साम्राज्य में मिलाया था। और अकबर के समय बिहार 7 सरकारों में विभक्त था, ठीक है। अकबर का जन्म जो राजपूताना शासक राणा वीरशाल के महल में हुआ था। और विलियम फिंच ने कहा है कि अकबर के काल में इलाहाबाद 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किया था। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो ऑप्शन नंबर सी, 1576 में। नेक्स्ट है, ये कथन किसका है कि अकबर ने शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिलों के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो देखिए अभी फिंच ने, ये विलियम फिंच है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी, बी है, 7 सरकारों में। नेक्स्ट देखते हैं, किस राजपूत के महल में आप सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राणा वीरसाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के काल में, ठीक है। तो देखिए जब जहांगीर के काल में क्या था, चरमोत्कर्ष पर थी। और उसने हेरात और कारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। उस समय प्रमुख चित्रकार जो थे फारूक बेग, दौलत मनोहर थे। जहांगीर ने मानसबदारी में 2 असप्पा सिंह असप्पा प्रथा की शुरुआत की थी। आगरा में इत्माउद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। और जहांगीर के काल में ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा या कांधार को लेकर बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो ऑप्शन बी, कांधार। नेक्स्ट है, तो सप्पा या सिंह असप्पा प्रथा किसने लागू की थी, ऑप्शन बी, ये जहांगीर ने। नेक्स्ट है, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बना था, तो ऑप्शन नंबर सी, ये नूरजहां ने बनाया था। नेक्स्ट है, अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर डी, ये जहांगीर काल में आता। तो ये 1608 में आता है, ठीक है। और ये आपका देखिए जेम्स प्रथम, जो राजा जेम्स प्रथम के दूत थे, ठीक है, दूत था उनका। और सम्राट अकबर के नाम पर पत्र लेकर आया था जहांगीर के दरबार में। और हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा बोल सकता था। और जहांगीर इससे बहुत प्रभावित हुआ और 400 मनसब दिया इसने, ठीक है। फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि भी सम्मान किया। हॉकिंस के बाद 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर काल में आते हैं, ठीक है। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का जो सजीव वर्णन दिया है, ठीक है। मुगल शासक जहांगीर न्याय हेतु जंजीर एक घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था। पिट्रा ड्यूरा की दीवारों में कीमती पत्थर पर नक्काशीदारी करने की कला भी, जिसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सर थॉमस रो। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किससे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस। एक से पच्चीन का ये पिट्रा ड्योरा बोलते हैं, इसमें किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, दीवार में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने न्याय हेतु जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी, ये जहांगीर ने। नेक्स्ट है, सर थॉमस रो भारत में किसके शासनकाल में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर काल में। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी, ये शाहजहां ने करवाया था। अगला देखते हैं, शाहजहां काल जो था वो सफ़ेद संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल था। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण 1648 में कराया गया था। इस किले में भीतर मोती मंजिल,
मोतिल महल और हीरा महल, नर ए बहिश्त और शीश महल आदि इमारतें थी। शाहजहाँ के अन्य निर्माण कार्य जैसे आगरा का मोती मस्जिद था, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल। और इतिहासकार एल श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग बोला है इसे, ठीक है। और मुगल शासक शाहजहाँ ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था। दो महान मुगल सम्राट जहांगीर व शाहजहाँ राजपूत राजकुमारी के गर्भ से पैदा हुए थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर सी, जहाँ शाहजहाँ ने किया था। अगला है, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर और से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारी से पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जहांगीर और शाहजहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए हेडमास्टर, अभी पेपर हुआ था हेडमास्टर का, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा। दो पेपर हुए जो, तो उसमें काफ़ी जो करंट अफेयर है वो 2023 की पूछी गई, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी करा देंगे चैनल पे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, एल श्रीवास्तव ने। मुगल सम्राट में किसने आलमगीर की उपाधि दान की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, ये औरंगजेब ने की थी, ठीक है। और ये पहला और एकमात्र मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, 31 जुलाई 1658 ईस्वी में दिल्ली में, और दूसरी बार वास्तविक जो राज्याभिषेक हुआ था 15 जून साल 1659 में दिल्ली में। अव्वल मुजफ्फर मोहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, इतना बड़ा नाम इसका, देखिए, की उपाधि के साथ हुआ था। मुगल शासक औरंगजेब ने सबसे अधिक समय 49 वर्ष तक का शासन किया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। सनातनी मुख्यतः कबीर के अनुयायी थे जिसने औरंगजेब के काल में विद्रोह किए थे। सर्वप्रथम मुगल शासक जो औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। आलमगीरनामा के लेखक जो थे मिर्जा मोहम्मद काजिम थे, जिसने, जबकि खुलासात उत तवारीख सुजान राय खत्री के द्वारा लिखा गया औरंगजेब के काल का इतिहास था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था वे थे, तो ऑप्शन नंबर कबीर के अनुयायी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ऑप्शन नंबर डी, ये औरंगजेब ने किया। अगला है, खुलासात उत तवारीख किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए, सुजान राय खत्री ने। नेक्स्ट है, आलमगीरनामा किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये वाला मिर्जा मोहम्मद काजिम। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, दारुल इस्लाम, ठीक है। नेक्स्ट है, विविध मुगलकालीन, तो पद्मावत किसने लिखा? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने, ठीक है। तो ये आपका जैसी द्वारा लिखा गया, हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखा गया, और ये चौपाई 2 में लिखा गया। नेक्स्ट है, आपका किसने शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थे? तो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के काल में, ठीक है। इसमें देखिए आपका मुगल बादशाह जहांगीर चित्रकला का परखी था, ठीक है। नेक्स्ट है, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके तुलना की जाती है? किसकी तुलना की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी से, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये क्या था, इसमें लगान सीधे कृषकों के द्वारा जो कि किसान थे उससे निश्चित किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी। देखिएगा, इसमें आपका जो दक्षिणी द्वार है 134 फीट ऊंचा है, बुलंद दरवाजा बनाया गया था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, और ये ईरानी अर्ध गुम्बदीय शैली से बना हुआ है। बुलंद दरवाजे की दक्षिण दिशा जो थी अकबर के दक्षिण विजय और गुजरात विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके निर्माण में लाल काले बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरिक या पूरब का सिराज कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर। देखिए, इसमें आपके फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उत्तर प्रदेश के राज्य में ये जौनपुर में बसाया था, शहर बसाया था, ठीक है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण का अधिकारी, ठीक है। और ये क्या करता था? नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए, और मुख्यतः ये देखने के लिए कि प्रजा इस्लाम के कानूनों के अनुसार आचरण कर रही है कि नहीं, ठीक है। इसमें क्या था? मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था, और प्रजा के आचरण को शुद्ध करने के लिए बादशाह अकबर ने नगरों में मंदिरा विक्रय वेश्यालयों का निवास निश्चित कर दिया था। वेश्याओं के नगर में के बाहर स्थान दिया गया था जिसे शैतानपुरी कहा गया था, ठीक है। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, मीर सैयद अली। तो देखिए आपका ये इसमें क्या था? कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। हमजा नामा को पूर्ण रूप के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षण किया था। हुमायूं के समय 2 महान कलाकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद थे। अबू समद द्वारा बनाई गई कृतियों का संकलन जहांगीर की गुलशन चित्रावली में किया गया। उस्ताद मसूद एवं अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे। इन्हें बादशाह ने क्रमशः नादिर उल अस्र और नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मसूद को
मंसूर को दुर्लभ पशुओं और पक्षियों का चेतरा कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण जो कृति है साइबेरिया का बिरला सारस और तथा बंगाल का एक पुष्प। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने औरंगजेब को मुगल बादशाह ने और अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो ऑप्शन बी फर्रुखसियर ने। ठीक है, और दरबार में आए एक ब्रिटिश जो शिष्टमंडल के डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा दिए गए इलाज में खुश होकर मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक शाही फरमान दिया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल सम्राट था वो कौन सा था? तो ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बोलते हैं, रंगीला राजा। ठीक है, और ये आपका 1739 में देखिए शाह नादिर शाह ने इसमें आक्रमण किया था और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा उसके साथ ले गया। मयूर सिंहासन जो था तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। शाहजहां ने ही कोहिनूर हीरा जो मयूर सिंहासन पर जुड़वाया था। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था? देखिए ऑप्शन ए, ये राज्य कानून से था। ठीक है, तो ये इसका जो जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबित कहलाता है। नेक्स्ट है, कोस मीनार, तो ऑप्शन में भी एक दूरी निर्धारक है। ठीक है, देखिए इसमें कोस मीनार ये क्या था? इसका निर्माण जो था कार्य अफगान शासक शेरशाह द्वारा प्रारंभ किया गया था। शेरशाह द्वारा निर्माण कराए गए ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे हर कोस पर मीनारें बनाई गई थी और दिल्ली अंबाला राजमार्ग पर आज भी इन्हें देखा जा सकता है। हरियाणा में 49 कोस मीनारें हैं। नेक्स्ट है, मराठा राज्य और संघ। देखिए शिवाजी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी, ये शाहजी था। ठीक है, शाहजी भोसले होते हैं और इनका जन्म जो था 6 अप्रैल 1627 में और या फिर इन्हें 19 फरवरी 1630 में सिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। इनका माता का नाम जीजाबाई भोसले था। तो इनकी 2 डेट हैं, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकारा था? तो ऑप्शन बी, ये बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, तो 1802 में उन्होंने अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। ठीक है, बशीन की संधि बोलते इसे, और इस संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षण और पुणे में सहायक सेना रखना स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, ये 1657 AD में। देखिए सतनामी पंथ जो था आपका बीरभान नामक एक संत के नारनौल 1657 में की गई थी। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार, नीची जाति के लोग सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने को सतनामी पुकारते थे। ठीक है, और सतनामियों को एकेश्वरवादी संप्रदाय कहा जाता था। इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता है और सतनामी अपने पूरे शरीर के बालों को मुड़कर रखते, इन्हें इसी कारण इन्हें मुड़िया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी, ये शाहजी था। ठीक है, वही पूछा गया था। इनका जो जन्म था 26 अप्रैल 1627 में महाराष्ट्र के सिवनेरी दुर्ग में होता। ठीक है, किले में। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई और शिवाजी के राज्य की राजधानी जो थी रायगढ़ थी। 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक जो था रामगढ़ के किले में होता और चौथ व सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य के प्रमुख करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथ और सरदेशमुखी काफ़ी पूछा जाता है। चौथ को गैर मराठा क्षेत्र में मराठा आक्रमण से बचने के लिए बदले वसूला किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा राष्ट्रप्रधान थी? ऑप्शन नंबर सी, ये थी शिवाजी। देखिए इसमें अष्टप्रधान जो थे इसकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। छत्रपति इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे। देखिए पेशवा, अमात्य, वाकियान वीस या मंत्री, सुमंत, सुरुन वीस, सर ए नौबत, पंडित राव एवं न्यायाधीश पद सम्मिलित थे। शिवाजी ने औरंगजेब के संघर्ष करके 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला देखते हैं, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री जो थे आपके सुमंत के नाम से जाना जाता था। देख सकते हैं इसमें देखिए आपके शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान जो नामक मंत्रियों की व्यवस्था है, जिसका कार्य राज्य को परामर्श देना था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था, उनके सचिव के रूप में कार्य करता था। अब देखिए इसमें 8 जो आपके मंत्री थे। पेशवा राजा का प्रधान था, अमात्य वित्त या राजस्व मंत्री, और वाकयानवीस या मंत्री जो था गृह मंत्री, राजा के प्रतिदिन के कार्रवाइयों का लेखा जोखा रखता था। सचिव जो था राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था, और दबीर या सुमंत विदेश मंत्री था। नेक्स्ट सेनापति अथवा सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद प्रबंधन करता था। नेक्स्ट है, पंडित राव जो था मुख्य विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व था। न्यायाधीश जो था न्याय का कार्य करता था राजा के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी के। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे और ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। स्वामी रामदास के बचपन का नाम नारायण सूर्यजी पंत था। कहते हैं कि उनके कम उम्र में ही भगवान राम के दर्शन हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया था। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना मराठी भाषा में की थी। इससे महाराष्ट्र के वतनदार किस वर्ग
को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये सामंत वर्ग को कहा जाता है। ठीक है, देखिए मराठा शासन में इनका मुख्य जो था कर वसूली करता था और इनका पद जो था वंशानुगत होता था। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, सरजामी प्रथा का किससे संबंधित थी ये आपकी? तो ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व प्रथा से। ठीक है, देखिएगा इसमें आपके जो सरजामी भूमि उनकी निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी जमींदारों को। ठीक है, और इसमें देखिए सरजाम मूल रूप से सिविल और सैन्य सेवा के लिए भूमि अनुदान का ही नाम था, परंतु पेशवाओं के समय ये प्रणाली वंशानुगत रूप ले ली थी। ठीक है, तो ये आपका मिडिवल हिस्ट्री हो गया। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास पूरा मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया। अगला जो आपका आएगा वो मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जो INS होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके BPSC तैयारी के लिए। ठीक है, और मिडिवल में भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और बाकी अगर आपका सोशल साइंस वाला पार्ट है तो आपके लिए ये तीनों जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा PDFs के लिए, और अगर आपको ये वीडियोज़ का कंपाइलेशन चाहिए तो आप यहाँ पे चैनल पे विजिट कीजिएगा, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। उसमें मैंने सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए, प्लेलिस्ट बना दी है, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।